मेरी ननद का पति बनने वाला, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरी ननद का पति बनने वाला है। ये प्रीति की भाभी है। इसने तो मुझे पैसों की वजह से धोखा दिया था। जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वह इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। काश मैंने इसे ना छोड़ा होता तो आज मैं भी अमीर होती और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती। ये धोखेबाज कुछ कह क्यों नहीं रही है? मैं भी चुप ही रहता हूँ। हो सकता है ये बदल गई हो। मेरे सच बताने से खामखा इसके पति और मेरी प्रीति से रिश्ता खराब हो जाएगा। जी, अब रिश्ता तय रहा। अगले महीने की 1 तारीख को शादी होगी। हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, हम लोग भी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। रिश्ता तय करके वैभव अपने माता पिता के साथ घर चला जाता है। रिश्ता बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी गाड़ी में लोग आए थे। पैसों के मामले में भी हमसे काफी अच्छा परिवार है। अरे ऐसे कैसे आप मेरी ननद की शादी कहीं भी करवा सकते हैं? क्या पता ये लोग प्यार का दिखावा करते हों या फिर इसका कोई पास्ट हो। इन सब के बारे में भी तो पता कीजिए। मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है। भाभी, हो सकता है कि वैभव का कोई पास्ट हो। आजकल तो सभी का कुछ न कुछ पास्ट होता ही है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहू, रिश्ता बहुत अच्छा है और हमारी बेटी की शादी इन्हीं के घर में होगी। हम बातों से ही आदमी को पहचान लेते हैं। वैभव पर मेरा हक है ना कि नंद जी का। मेरी नंद जी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करके मुझसे ज्यादा अमीर घर में चली जाएंगी और मैं यहाँ अपने मिडिल क्लास ससुराल में अपने बोरिंग पति के साथ रह जाऊंगी। पर ये घर वाले अब शादी करवा कर ही मानेंगे। पति चाहे मेरी नंद का ही क्यों ना हो, मेरा भी हक है उसके ऊपर। अनीता अपने नंद के पति पर अपना हक मान बैठती है और ऐसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। और एक दिन पूरा परिवार शॉपिंग मॉल आया होता है, जहां सभी को काउंटर पर उलझाकर अनीता वैभव के साथ एकांत में आती है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? पहले तुम ये बताओ, तुम मेरी नंद से क्यों शादी कर रहे हो? तुम्हें पहले से पता था ना कि वो मेरी नंद है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रीति तुम्हारी नंद है, और अगर पता भी होता तब भी मैं प्रीति से ही शादी करता। क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार तो मैंने तुमसे बहुत किया था, पर मेरी स्ट्रगलिंग फेज को देखकर तुम मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत की और मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे प्रीति मिली। मेरी लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स में प्रीति ने मेरा साथ दिया है। मैं प्रीति से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अब मैं उसी से शादी करूंगा। तुम मेरे दिल से कब की निकल चुकी हो। इतना कहकर वैभव प्रीति की शॉपिंग में मदद करने लगता है। ऐसी शादी का दिन आ जाता है। महंगे और सुंदर ब्राइडल लहंगे में प्रीति मंडप में वैभव से शादी कर रही होती है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और वैभव ने प्रीति को इतना महंगा ब्राइडल लहंगा दिलाया है, और एक मेरा पति है जिसने मुझे सस्ता सा लहंगा दिलाया है। पूरी शादी में अनीता अपनी नंद से जल रही होती है और विदाई के वक्त रोते हुए अनीता प्रीति को गले लगाकर विदा करती है। बेचारी भाभी और नंद का कितना प्यारा रिश्ता है। इन दोनों को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। विदा होकर प्रीति वैभव के साथ अपने बड़े से ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है और कलश गिराकर गृह प्रवेश कर अपने कमरे में चली आती है, जहां वैभव प्रीति को सोने का हार देता है। वाओ, सोने का हार! ये हमारी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और वैभव से बातें करते हुए सो जाती है। अगली सुबह प्रीति अपनी पहली रसोई बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बेटी, तूने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सोने के कंगन तेरी पहली रसोई का नेग। और बेटी, ये चांदी की पायल मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेग। थैंक यू। मुझे अपना ससुराल बहुत पसंद आया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसी दोपहर होती है। अनीता प्रीति को फोन करती है। भाभी, फर्स्ट नाइट पर वैभव ने मुझे सोने का हार दिया और पहला दिन तो पूछो ही मत। मेरे सास ससुर मेरे पति से भी ज्यादा मुझे पसंद करते। मेरी पहली रसोई में उन्होंने मुझे सोने के कंगन और चांदी की पायल दी है और मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। इस सब पर मेरा हक था जो मेरी ननद ने मुझसे छीन लिया है। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अरुण अपनी दोस्त की गाड़ी में पूरे परिवार को एक फंक्शन से वापस लेकर आ रहा होता है। तभी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, जिसमें अरुण की मौत हो जाती है। अगले दिन घर के बाहर पड़ोसी और रिश्तेदारों के बीच पूरा परिवार और विधवा के कपड़ों में अनीता अरुण की बॉडी के सामने मातम मना रहे होते हैं। मेरा पति मुझे छोड़ गया, अब मेरा क्या होगा? खुद को संभाल बहू, जिसे जाना था वो तो चला गया। एक तो इसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, ऊपर से भरी जवानी में मुझे विधवा करके चला गया। हम जितनी देर बॉडी को घर में रखेंगे सभी उतना ही रोएंगे। हमें जल्दी से अरुण का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। प्रीति, तुम सभी औरतों को संभालो, मैं मर्दों के साथ भैया को लेकर जाता हूँ। वैभव, रामलाल, रिश्तेदार और पड़ोसी अरुण की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर निकलते हैं। अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक पूरा परिवार दुखी रहता है और एक दिन रामलाल, बहू शारदा, तुम दोनों अरुण को भूल जाओ। अब अरुण हमारे बीच नहीं रहा और मुझे चौकीदारी की नौकरी मिल गई है।
आज से इस घर की जिम्मेदारी वापस से मैं संभालूंगा। ऐसी समय बीतता है और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। आज पूरा परिवार और विधवा अनीता प्रीति और वैभव की एनिवर्सरी में आया होता है। वैभव प्रीति को एक महंगी ड्रेस और डायमंड सेट गिफ्ट करता है। वाह बेटा, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है। हाँ दामाद जी, और इस नेकलेस में मेरी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी लगेगी। मम्मी जी, प्रीति ये नेकलेस पहनेंगे इसलिए ये नेकलेस सुंदर लगेगा, ना कि नेकलेस की वजह से प्रीति। मेरी प्रीति तो है ही परी जैसी। देख रही हो बहू, तुम्हारी नंद को कितना प्यार करने वाला पति मिला हुआ है। ये सब तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का असर है। इन सब पर मेरा हक है, ना कि मेरी ननद का। आज मेरी ननद की जगह मुझे होना चाहिए था। थोड़ी देर में प्रीति सुंदर ड्रेस और नेकलेस पहनकर नीचे आती है। वैभव और प्रीति सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के बीच केक कटिंग करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। प्रीति, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। आई लव यू प्रीति। आई लव यू टू वैभव। हमारे बच्चों ने एक रिश्ता बनाया जिस रिश्ते को आज तक निभा रहे हैं। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ननद के पति पर मेरा हक है। इस रिश्ते को मैं तार तार कर दूंगी और फिर अपने वैभव से शादी करूंगी। ये सब मुझे चाहिए। वैभव और प्रीति की एनिवर्सरी पूरी होती है। कुछ दिन बाद एक शाम अनीता प्रीति को फोन करती है। नंद जी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं भाभी, वैभव के आने का इंतजार कर रही हूँ। वो आए तो उसके कपड़े निकालकर उसके लिए ब्लैक टी बना दूंगी, फिर उससे पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नंद जी, आप अपने पति की पत्नी है या नौकरानी जो उसके आते ही उसकी सेवा सत्कार में लग जाती है? रिश्ते में थोड़ा एफर्ट पति को भी देना चाहिए, ऐसे तो रिश्ता एक तरफा रह जाएगा। भाभी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर में वैभव अपने ऑफिस से घर लौटता है और अपने कमरे में आता है। प्रीति, जरा मेरी ब्लैक टी बना दो और तब तक मैं नहा कर आता हूँ। वैभव, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे ब्लैक टी नहीं बनाई जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी और तुम्हारी दोनों के लिए ब्लैक टी बनाकर लाता हूँ। हम दोनों साथ में बालकनी में खड़े होकर ब्लैक टी पियेंगे। वैभव कपड़े बदलकर किचन में आता है और 2 कप ब्लैक टी बनाकर प्रीति के साथ बालकनी में खड़े होकर बातें करते हुए ब्लैक टी पीता है। अगले दिन प्रीति ये बात फोन पर अपनी विधवा भाभी को बताती है। ऐसे तो मैं अपनी ननद का रिश्ता उसके पति के साथ खराब नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनके रिश्ते को खराब करने के लिए उनके घर में घुसना पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीता अपने पूरे परिवार के साथ वीडियो कॉल पर अपनी नंद के पूरे परिवार से बातें कर रही होती है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? बड़ी उदास लग रही हो। बेड पर अरुण की खाली जगह, डाइनिंग टेबल पर अरुण की खाली चेयर, अरुण के कपड़े प्रेस करना, फिर उसके लिए खाना बनाना, घर की हर चीज मुझे अरुण की याद दिलाती है। आज बात करते हुए भी मुझे अरुण की ही याद आ गई, इसीलिए मेरा चेहरा उदास। माफ कीजिएगा। मम्मी, आप भाभी को कुछ दिन मेरे ससुराल क्यों नहीं भेज देती? इससे भाभी का मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ समधन जी, समधी जी, अगर आप चाहें तो अनीता बेटी को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, अगर बहू जाना चाहे तो जा सकती है। अगले दिन अनीता अपना छोटा सा सूटकेस लेकर अपनी नंद के ससुराल आती है और शाम के वक्त जब प्रीति किचन में ब्लैक टी बना रही होती है और वैभव बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी अनीता एक लेडीज रुमाल लेकर वैभव के कमरे में आती है। जब नंद जी को वैभव के ऑफिस बैग से लेडीज रुमाल मिलेगा, तब देखती हूँ कि इनके रिश्ते की मजबूती और विश्वास कहाँ जाता है। अनीता चुपके से लेडीज रुमाल वैभव के ऑफिस बैग में डालकर कमरे से बाहर चली जाती है और रात के वक्त वैभव लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। अब बस भी करो, बचा हुआ काम अब कल करना, सो जाओ। प्रीति, बस थोड़ी देर और। अच्छा, जरा मेरे ऑफिस बैग से मेरी ब्लू फाइल देना। प्रीति वैभव के ऑफिस बैग से ब्लू फाइल निकालती है जहां प्रीति को एक लेडीज रुमाल मिलता है। वैभव, ये लेडीज रुमाल तुम्हारे ऑफिस बैग में कहाँ से आया? किसका है ये लेडीज रुमाल? अरे मुझे नहीं पता ये लेडीज रुमाल किसका है। कल को तुम्हारे बैग से किसी लड़की का फोन नंबर मिलेगा और तुम कहोगे कि मुझे नहीं पता ये लड़की का फोन नंबर कहाँ से आया। सच बताओ, कहाँ से आया ये रुमाल? मेरा यकीन करो प्रीति, मुझे नहीं पता ये रुमाल कहाँ से आया। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं ये नहीं कह देता कि ये रुमाल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हो सकता है ऑफिस की भीड़ में किसी फीमेल स्टाफ ने गलती से मेरे बैग में अपना रुमाल रख दिया हो। वैभव, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना, समझे ना? प्रीति तिरछी निगाहों से वैभव को देखते हुए उसे फाइल देती है और रुमाल खिड़की के बाहर फेंक देती है। ये सब कमरे के बाहर खड़ी अनीता देख रही होती है। पहला वार तो कामयाब रहा, अब दूसरे वार की बारी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर अनीता प्रीति की लिपस्टिक चुराकर होठों पर लगाती है और बाथरूम में आकर वैभव की धोने वाली शर्ट पर अपने होठों के निशान बना देती है। मेरा काम तो हो गया, अब ये लिपस्टिक मिटाकर ड्रामे का इंतजार करती हूँ।
अनीता लिपस्टिक मिटाकर हॉल में आती है, पर अभी भी उसके होठों पर लिपस्टिक के निशान होते हैं, जिसे मीनाक्षी देख लेती है। अनीता बहू, तूने लिपस्टिक लगाई है? मैंने तो अच्छे से लिपस्टिक मिटाई थी, पर लगता है अभी भी लिपस्टिक के निशान रह गए हैं। अनीता बहू, एक विधवा औरत को ये सब शोभा नहीं देता। माना तू जवान है, तेरा भी मन करता होगा सजने संवरने का, पर हम समझेंगे, समाज नहीं समझेगा और तुझ पर लांछन लगाने लगेगा। मत किया कर ये सब। क्या करूं मम्मी जी, मन नहीं मानता, पर अब से मैं अपने मन को समझाऊंगी। अनीता अच्छे से लिपस्टिक के निशान मिटाकर हॉल में आती है। तभी प्रीति लिपस्टिक के निशान वाली शर्ट लेकर पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। वैभव, उस दिन रुमाल और आज तुम्हारी शर्ट पर लड़की की लिपस्टिक का निशान। अब बताओ, क्या ये निशान भी किसी ने गलती से तुम्हारी शर्ट पर बना दिया है? वैभव, तुझे हमारी कसम है, सब कुछ सच सच बता। मम्मी पापा, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी शर्ट पर ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं और कैसे आए हैं। और प्रीति, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कोई बात नहीं है। वैभव कुछ भी कर सकता है, पर अपने मम्मी पापा की झूठी कसम नहीं खा सकता, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अनीता बहू के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी और अभी वैभव के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। मैं जैसा सोच रही हूँ, अगर वैसी बात है तब तो ये विधवा भाभी बड़ी ही खतरनाक है, पर अगर ऐसी कोई बात ना रही और मैंने अनीता बहू को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बेचारी वैसे ही विधवा है, ऊपर से भाभी और ननद के बीच का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। पर मैं कोई चांस भी नहीं ले सकती। देखो वैभव, मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ, पर तुम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। इन चीजों से मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। बस इतने में बात खत्म। अरे, और थोड़ा ड्रामा होना चाहिए था। ये माँ बाप की कसम ने तो 1 मिनट में सारा ड्रामा खत्म कर दिया। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन मीनाक्षी छत पर प्रीति के पास आती है। बेटी देख, मुझे पता है तेरी भाभी के साथ तेरा कुछ अलग ही लगाव है, पर तेरी भाभी विधवा है और तेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरा कहना मान, काफी दिन हो गए तेरी भाभी को तेरे ससुराल में, अब उसे अपने ससुराल वापस भेज दे, फिर कुछ दिनों के बाद वापस बुला लेना। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी भाभी पर कोई आरोप लगाए। मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। छुपकर अनीता मीनाक्षी और प्रीति की सारी बातें सुन लेती है। वहीं अगले दिन प्रीति शारदा से बात करके अनीता को वापस भेज देती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात चौकीदारी करके रामलाल घर लौटता है और फिर पूरा परिवार खाने पर बैठता है। पापा जी, काफी समय हो गया है, आप लोग नंद जी से मिले नहीं। मैं तो उनसे मिल आई हूँ, क्यों ना उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला ले। हाँ, मैं भी अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मैं कल ही कृष्णलाल जी को कहकर प्रीति को यहाँ बुला लेता हूँ। मेरी नंद की सास को क्या लगता है वो मुझे ससुराल भेज देंगी तो मैं अपनी नंद के पति पर हक नहीं जमा पाऊंगी। अब मैं अपनी नंद को मायके बुलाकर उनके पति के साथ उनका रिश्ता खराब करूंगी। अगले दिन रामलाल के कहने पर वैभव प्रीति को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ जाता है। पूरे दिन प्रीति अपनी विधवा भाभी से बातें करती है और देर रात अनीता अपने नए नंबर से वैभव को फोन करती है और बुढ़िया की आवाज में बात करती है। हेलो, कौन? हेलो, सुल्तानगंज फोन लगा है क्या? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? मैंने तो सही नंबर डाला है, जरा नंबर मिलवाइए। अरे, ये कहाँ फंस गया मैं? अनीता जानबूझकर वैभव को बातों में उलझाए रखती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति वैभव को फोन करती है। इतनी रात गए, इतनी देर से वैभव किससे बात कर रहा है? आधा घंटा हो गया नंद जी, वैभव को फोन करके थककर सो गई होंगी। अब मैं फोन रख देती हूँ। ऐसे ही हर रात प्रीति के वैभव को फोन करने से पहले अनीता अपने नए नंबर से वैभव को कॉल करती है और बूढ़ी औरत की आवाज में बात करते हुए वैभव को उलझाए रखती है। ऐसे ही 3 रातें बीतती हैं और आज रात। ये रोज रोज वैभव का फोन बिजी क्यों बताता है? वो भी इतनी रात गए। मुझे भाभी से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन प्रीति किचन में अनीता के पास आती है। भाभी, आपको पता है जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज रात वैभव का फोन बिजी बताता है। मुझे तो लगता है वैभव का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैं जा रही हूँ वैभव से सारी बात क्लियर करने। नहीं नंद जी, अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो आपको साफ इनकार कर देंगे। पहले उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कीजिए। प्रीति अपनी विधवा भाभी की बात मानकर अपने ससुराल लौट आती है और आज रात वैभव अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था और अगले दिन प्रीति सब्जी मंडी में अपनी विधवा भाभी से मिलती है। भाभी, कल रात तो वैभव ने किसी से बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि कल आप कमरे में थी। अब तो पक्का है कि वैभव जी की कोई गर्लफ्रेंड है, बस उसके बारे में हमें पता करना है। तब तक आप वैभव को पता नहीं चलने दीजिएगा कि हमें उनके अफेयर के बारे में पता चल गया है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। प्रीति अपनी विधवा भाभी से रोज मिलने लगती है, जिसे देखकर एक दिन पड़ोसन शांति घर के बाहर मीनाक्षी को रोकती है। मीनाक्षी बहन, घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ शांति बहन, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है।
मीनाक्षी बहन सब कुछ ठीक ही रहे इसीलिए एक चुभने वाली बात कह रही हूँ। अपनी बहू को उसकी विधवा भाभी से थोड़ा दूर रखा करो। जवान विधवा औरतों के लक्षण ठीक नहीं होते हैं। शांति बहन, अनीता बहू शौक से विधवा नहीं बनी है, किस्मत ने उसे विधवा बना दिया है। इसमें अनीता बहू की तो कोई गलती नहीं है और मेरी बहू की विधवा भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अपनी सास को अपनी विधवा भाभी की तरफदारी करते हुए प्रीति घर के दरवाजे पर खड़ी देखती है। वहीं दूसरी तरफ अनीता के पड़ोस में हल्दी का कार्यक्रम होता है, जिसके लिए शारदा और रामलाल घर से निकल रहे होते हैं। बहू, हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि हम तुझे छोड़कर पड़ोसन की बेटी की हल्दी में जा रहे हैं, पर वहाँ हल्दी हो रही है। तू अगर वहाँ जाएगी तो तुझे बहुत बुरा लगेगा और फिर पड़ोसन भी बातें बनाएंगी, इसीलिए हम तुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। मैं विधवा क्या हुई, इनके लिए मनहूस बन गई। मैं भी देखती हूँ अपनी लाडली बेटी के तलाकशुदा होने के बाद ये क्या करते हैं। शारदा और रामलाल पड़ोसी की बेटी की हल्दी में चले जाते हैं और अनीता इंस्टाग्राम के जरिए मिली एक्ट्रेस कामिनी से एक कॉफी कैफे में मिलती है। पैसे तुमने जितने मांगे हैं उतने पूरे मिलेंगे, पर काम बहुत होशियारी से करना। वैभव से बात करते हुए मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगी, जिसमें साफ दिखना चाहिए कि तुम्हारे और वैभव का कुछ रिश्ता है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, बस आप सही समय पर फोटो क्लिक कर लीजिएगा। अगले दिन कामिनी अपने फोन नंबर से फोन करके वैभव को एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक सिग्नल पर बुलाती है। फोन पर तो बातें करते हुए ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी क्लाइंट है, पर मीटअप पॉइंट पर एक सिग्नल पर रखा है और अभी तक आई भी नहीं है। तभी कामिनी सुंदर कपड़ों में वैभव के पास आती है। हाय, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं? फोन पर लोकेशन दिखाते हुए कामिनी वैभव के काफी नजदीक आ जाती है। उसी वक्त अनीता वैभव और कामिनी की अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींचकर प्रीति को फोटोज भेजकर कॉल कर देती है। ये देखिए नंद जी, मैंने वैभव जी की सारी सच्चाई का पता लगा लिया है। थैंक यू भाभी, आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। प्रीति अपने सास ससुर को वैभव की कामिनी के साथ फोटो दिखाती है और शाम को अपना बैग पैक करके हॉल में पूरे परिवार के साथ खड़ी होती है। तभी वैभव आता है। प्रीति, ये तुम अपना बैग पैक करके क्यों खड़ी हो? अपने मायके जा रही हो क्या? कब तक लौटोगी? कभी नहीं लौटूंगी, मुझे नहीं रहना तुम जैसे धोखेबाज पति के साथ। धोखेबाज? क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? आवाज नीचे रखकर बात कर। तेरी सारी सच्चाई बहू ने हमें दिखा दी है। हमारा बेटा इतना नीचे गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। मैं जा रही हूँ अपने मायके, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स के पेपर भी भिजवा दूंगी, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहना। वैभव अपने पूरे परिवार और प्रीति को समझाता रह जाता है, पर प्रीति वैभव की एक भी बात सुने बिना रोते हुए अपने मायके चली जाती है। कोई जरूरत नहीं है प्रीति उस धोखेबाज के घर जाने की। भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि अपनी विधवा बहू के साथ अपनी बेटी का भी ख्याल रख सकूं। आखिरकार मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। अगले दिन चुपके से अनीता अपनी विधवा साड़ी में मेकअप करके वैभव से एक कैफे में बात कर रही होती है। तुम उस लड़की का साथ छोड़कर मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं छोड़ूंगा मैं उसका साथ। अपना जीवन मैं अपने प्यार के साथ ही बिताऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे चप्पलों से मार खिलवाती हूँ। अनीता अपना मेकअप साफ करके अपने घर आती है। मम्मी पापा नंद जी, मैं नंदोई जी को समझाने गई थी, पर उन्होंने तो जिद लगा ली है कि वो उसी लड़की के साथ जीवन बिताएंगे। वो नंद जी को डिवोर्स देने को भी तैयार हैं। हमें तो रिश्ता खत्म नहीं करना था, पर अगर वो रिश्ता खत्म ही करना चाहता है तो इतनी इज्जत से रिश्ता खत्म नहीं होने देंगे। हम नारी सशक्तिकरण वालों को लेकर कल उसके घर जाएंगे और वहीं प्रीति डिवोर्स के पेपर साइन करेगी। अगले दिन प्रीति, अनीता, पूरा परिवार और नारी सशक्तिकरण की महिलाएं वैभव के घर आती हैं। यही है ना वो धोखेबाज पति, इसे और इस लड़की को चप्पल से मारते हैं तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। मुझ पर हाथ उठाने से पहले जरा ये वीडियो देखिए। अनीता विधवा के कपड़ों में तैयार कैफे में वैभव के पास आती है। भाभी, आप इतना तैयार होकर क्यों आई हैं? वैभव, तुम मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये मेकअप मैंने तुम्हारे लिए किया है। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हरगिज नहीं, तुम तो प्रीति और मेरे रिश्ते में आई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने आई थी ना, तो फिर ये सब क्या है? मैंने ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और अब मैं ही उसे दूर करूंगी। ये सब तुमने किया, पर मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं प्रीति के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगा। तुम्हें इतना तैयार देखते ही मैं सारी कहानी समझ गया था और मैंने तुरंत अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। भाभी, आप मेरे पति पर हक जताएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, कोई मेरी बहू की विधवा भाभी पर हाथ नहीं उठाएगा। भले इसने मेरे बहू बेटे के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं इसकी वजह से
मेरे बहू बेटे के रिश्ते और मजबूत हो गए और अब ये जो चाहती थी वो भी नहीं हुआ। हमारा आज से इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए वैभव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी जी पापा जी मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं अकेले क्या करूंगी। कुछ भी करो, पर आज से भूल जाना कि तुम्हारा कोई ससुराल है। पूरा परिवार अनीता को बेसहारा छोड़कर चला जाता है। वहीं अनीता बाहर खड़ी खिड़की से अपने नंद के ससुराल में देख रही होती है। मेरे ननद के पति पर मेरा भी हक है। रोती हुई अनीता बेसहारा दर दर की ठोकरें खाते हुए दूसरे शहर में कुछ समाज सेवी औरतों के साथ जुड़ जाती है और बेसहारा औरतों की मदद करने लगती है। वहीं दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरी ननद का पति बनने वाला है। ये प्रीति की भाभी है। इसने तो मुझे पैसों की वजह से धोखा दिया था। जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वह इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। काश मैंने इसे ना छोड़ा होता तो आज मैं भी अमीर होती और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती। ये धोखेबाज कुछ कह क्यों नहीं रही है? मैं भी चुप ही रहता हूँ। हो सकता है ये बदल गई हो। मेरे सच बताने से खामखा इसके पति और मेरी प्रीति से रिश्ता खराब हो जाएगा। जी, अब रिश्ता तय रहा। अगले महीने की 1 तारीख को शादी होगी। हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, हम लोग भी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। रिश्ता तय करके वैभव अपने माता पिता के साथ घर चला जाता है। रिश्ता बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी गाड़ी में लोग आए थे। पैसों के मामले में भी हमसे काफी अच्छा परिवार है। अरे ऐसे कैसे आप मेरी ननद की शादी कहीं भी करवा सकते हैं? क्या पता ये लोग प्यार का दिखावा करते हों या फिर इसका कोई पास्ट हो। इन सब के बारे में भी तो पता कीजिए। मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है। भाभी, हो सकता है कि वैभव का कोई पास्ट हो। आजकल तो सभी का कुछ न कुछ पास्ट होता ही है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहू, रिश्ता बहुत अच्छा है और हमारी बेटी की शादी इन्हीं के घर में होगी। हम बातों से ही आदमी को पहचान लेते हैं। वैभव पर मेरा हक है ना कि नंद जी का। मेरी नंद जी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करके मुझसे ज्यादा अमीर घर में चली जाएंगी और मैं यहाँ अपने मिडिल क्लास ससुराल में अपने बोरिंग पति के साथ रह जाऊंगी। पर ये घर वाले अब शादी करवा कर ही मानेंगे। पति चाहे मेरी नंद का ही क्यों ना हो, मेरा भी हक है उसके ऊपर। अनीता अपने नंद के पति पर अपना हक मान बैठती है और ऐसे ही शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। और एक दिन पूरा परिवार शॉपिंग मॉल आया होता है, जहां सभी को काउंटर पर उलझाकर अनीता वैभव के साथ एकांत में आती है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? पहले तुम ये बताओ, तुम मेरी नंद से क्यों शादी कर रहे हो? तुम्हें पहले से पता था ना कि वो मेरी नंद है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रीति तुम्हारी नंद है, और अगर पता भी होता तब भी मैं प्रीति से ही शादी करता। क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार तो मैंने तुमसे बहुत किया था, पर मेरी स्ट्रगलिंग फेज को देखकर तुम मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत की और मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे प्रीति मिली। मेरी लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स में प्रीति ने मेरा साथ दिया है। मैं प्रीति से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अब मैं उसी से शादी करूंगा। तुम मेरे दिल से कब की निकल चुकी हो। इतना कहकर वैभव प्रीति की शॉपिंग में मदद करने लगता है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। महंगे और सुंदर ब्राइडल लहंगे में प्रीति मंडप में वैभव से शादी कर रही होती है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और वैभव ने प्रीति को इतना महंगा ब्राइडल लहंगा दिलाया है, और एक मेरा पति है जिसने मुझे सस्ता सा लहंगा दिलाया है। पूरी शादी में अनीता अपनी नंद से जल रही होती है और विदाई के वक्त रोते हुए अनीता प्रीति को गले लगाकर विदा करती है। बेचारी भाभी और नंद का कितना प्यारा रिश्ता है। इन दोनों को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। विदा होकर प्रीति वैभव के साथ अपने बड़े से ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है और कलश गिराकर गृह प्रवेश कर अपने कमरे में चली आती है, जहां वैभव प्रीति को सोने का हार देता है। वाह, सोने का हार! ये हमारी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट देखकर प्रीति बहुत खुश होती है और वैभव से बातें करते हुए सो जाती है। अगली सुबह प्रीति अपनी पहली रसोई बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बेटी, तूने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सोने के कंगन तेरी पहली रसोई का नेग। और बेटी, ये चांदी की पायल मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेग। थैंक यू, मुझे अपना ससुराल बहुत पसंद आया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसी दोपहर होती है। अनीता प्रीति को फोन करती है। भाभी, फर्स्ट नाइट पर वैभव ने मुझे सोने का हार दिया और पहला दिन तो पूछो ही मत। मेरे सास ससुर मेरे पति से भी ज्यादा मुझे पसंद करते। मेरी पहली रसोई में उन्होंने मुझे सोने के कंगन और चांदी की पायल दी है और मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। इस सब पर मेरा हक था जो मेरी ननद ने मुझसे छीन लिया है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अरुण अपनी दोस्त की गाड़ी में पूरे परिवार को एक फंक्शन से वापस लेकर आ रहा होता है। तभी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, जिसमें अरुण की मौत हो जाती है। अगले दिन घर के बाहर पड़ोसी और रिश्तेदारों के बीच पूरा परिवार और विधवा के कपड़ों में अनीता अरुण की बॉडी के सामने मातम मना रहे होते हैं।
मेरा पति मुझे छोड़ गया, अब मेरा क्या होगा? खुद को संभाल बहू, जिसे जाना था वो तो चला गया। एक तो इसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, ऊपर से भरी जवानी में मुझे विधवा करके चला गया। हम जितनी देर बॉडी को घर में रखेंगे सभी उतना ही रोएंगे। हमें जल्दी से अरुण का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। प्रीति, तुम सभी औरतों को संभालो, मैं मर्दों के साथ भैया को लेकर जाता हूँ। वैभव, रामलाल, रिश्तेदार और पड़ोसी अरुण की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर निकलते हैं। अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिनों तक पूरा परिवार दुखी रहता है और एक दिन रामलाल, बहू शारदा, तुम दोनों अरुण को भूल जाओ। अब अरुण हमारे बीच नहीं रहा और मुझे चौकीदारी की नौकरी मिल गई है। आज से इस घर की जिम्मेदारी वापस से मैं संभालूंगा। ऐसी समय बीतता है और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। आज पूरा परिवार और विधवा अनीता प्रीति और वैभव की एनिवर्सरी में आया होता है। वैभव प्रीति को एक महंगी ड्रेस और डायमंड सेट गिफ्ट करता है। वाह बेटा, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है। हाँ दामाद जी, और इस नेकलेस में मेरी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी लगेगी। मम्मी जी, प्रीति ये नेकलेस पहनेंगे इसलिए ये नेकलेस सुंदर लगेगा, ना कि नेकलेस की वजह से प्रीति। मेरी प्रीति तो है ही परी जैसी। देख रही हो बहू, तुम्हारी नंद को कितना प्यार करने वाला पति मिला हुआ है। ये सब तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का असर है। इन सब पर मेरा हक है, ना कि मेरी ननद का। आज मेरी ननद की जगह